मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना ना अखरता है। ये सब सुनकर के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब इतना क्रूर के कोई कैसे हो सकता है कि माँ को ऐसे स्टेशन पे छोड़ के। और मैं मानता हूँ कि जिस पीढ़ी का मैं हूँ उस पीढ़ी में आर्थिक पक्ष को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि जो और मानवीय मूल्य हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आपका जो कि सामाजिक सेवा का इतना बड़ा अनुभव रहा है, आपको नहीं लगता है कि हमारी जड़ें कटती जा रही हैं छोटे शहरों में विशेष रूप से? मेरी आँखों का तारा ही मुझे आँखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। किससे कहूँ क्या क्या कहूँ, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। क्या हम इस तरफ बढ़ रहे हैं? अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो तैयारी करके बढ़ें जिससे हमें कष्ट ना हो। आजकल कष्ट होता है, यही बात है कि हमें कष्ट भी होता है और हम वही करते भी हैं, तो उसका रास्ता तो देखना पड़ेगा। तो आज की ये जो पीढ़ी है वो जानना चाह रही है कि रिश्तों को इस तरीके से आपने संभाल के रखा है, तो इसके लिए क्या कोई आप विशेष एफर्ट डालते हैं या ये कैसे हुआ है? अगर मुझे लगे कि गलती हो गई है तो सुधार के लिए कोई नहीं रोकता है। आप प्रयास करो, सुधर जाओगे और आपका जीवन अच्छा हो जाए। फूला फूला फिरे जगत में, मन ये कैसा नाता रे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बेहद खास शो द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह में आज हमारे बीच में जो मेहमान आए हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं जिन्होंने हमारी सेवा की, यानी हमारे बुजुर्ग माता पिता, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम जीवन को समझ सकें, जीवन के मूल्यों को समझ सकें, जीवन की सार्थकता क्या है उसको समझ सकें, और जीवन के उस पड़ाव पर जब उन्हें सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होती है वो अकेले हो जाते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता है। उनके साथ खड़े होते हैं एक ऐसे शख्स जो लगातार पिछले कई दशकों से उनकी सेवा कर रहे हैं। हेल्पेज इंडिया के स्टेट हेड श्री अशोक कुमार सिंह जी। एके सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले एके सिंह वृद्धजनों को समर्पित भारत की लोकप्रिय संस्था हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख एवं निदेशक हैं। पिछले 4 दशकों से एके सिंह वृद्धजनों की सेवा में पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ अपना श्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। माता पिता में ईश्वर की छवि देखने वाले एके सिंह अब तक हजारों बुजुर्गों की सेवा कर उन्हें जीवन जीने की नई आस दे चुके हैं। वो लोग जो या तो परिवार से अलग हो गए या जिन्हें परिवार से निकाल दिया गया, उन सभी वृद्धजनों को नया परिवार देना, उनके जीवन में खुशियां बिखेरना एके सिंह के जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह में आज जानेंगे एके सिंह के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए हमारे शो के लिए। और एक बड़ी उम्दा यात्रा आपकी चल रही है जीवन की, और इतने पुनीत कार्य में आप लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारे अनुरोध को स्वीकारा, उसके लिए धन्यवाद। मेरा सौभाग्य। तो जैसा कि हमारा सर सेगमेंट है, हमने इस पूरे इंटरव्यू को 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। हमारा जो पहला सेगमेंट है उसका नाम है कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। तो आपकी अनुमति हो तो हम उस सेगमेंट की ओर आगे बढ़ें सर। एक ऐसा दौर चल रहा है ये
छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, हम सभी महत्वाकांक्षी हो गए हैं। हमारे माता पिता जी भी चाहते हैं कि हम जीवन में पढ़ लिख करके उस मुकाम को हासिल कर लें जहाँ पे हम जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें, वो आर्थिक दृष्टिकोण हो या सामाजिक दृष्टिकोण हो। इन सारी चीज़ों के बीच में एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर घर में प्रवेश कर चुकी है, वो है एकाकीपन। बच्चों को माँ बाप पढ़ाते हैं, बड़े शौक से पढ़ाते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, मजबूरी ऐसी है कि वो फिर लौट के वापस घर नहीं आ सकते। एक दूसरा सिरा है माँ बाप का। माँ बाप चाह करके भी अपने जो एक पैतृक भूमि है, पैतृक घर है, वहां से निकलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो एक ऐसे धर्म संकट की स्थिति में इस समय हम फंसे हुए हैं। उधर बच्चा जो चाह करके अपने शहर नहीं आ सकता, माँ बाप जो चाह करके अपनी जड़ें नहीं छोड़ सकते, और इन सारी चीजों के बीच में जो जन्म ले रही है वो है एकाकीपन। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आपका जो अनुभव रहा है एकाकीपन के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये विजित जी ऐसा है कि हमारे समाज में जो व्यवस्था पहले थी उसको हम कहते थे संयुक्त परिवार व्यवस्था। उसकी तमाम खूबियाँ थीं, लेकिन परिवर्तन शाश्वत है, हम सभी जानते हैं, और परिवर्तन बहुत सी अच्छी चीज़ें भी ला कर देता। हम हमेशा उस नज़रिए से भी देखते हैं और देखना चाहिए भी। अब बदल करके हम एकल परिवार व्यवस्था में आ गए, जिसमें हम लोगों के साथ अब है कि एक बच्चा या 2 बच्चे, यही कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग चल रहे हैं। और उसके पीछे जो सोच है वो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हम बेहतर शिक्षा दे सकें, उनका जीवन और अच्छे से जितना हम उसको सपोर्ट कर सकें और वो सफल हों अपने बाद के जीवन में, इसके लिए सभी अभिभावक प्रयत्नशील रहते हैं जी। अब उसका जो सुपरिणाम अलग है, और एक जो आपने कहा वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि बच्चों को हमने शिक्षा दे दी और उसके बाद हम उन्हें सपोर्ट करते हैं कि आप जहाँ भी आपको फ्लरिश करने का मौका मिलता है आप वहाँ चलें, हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो जहाँ पर वो पौधा लग गया, आप उस तरह से देखिए, फिर उसको आप उखाड़ नहीं सकते हैं। वो फिर वहाँ स्थापित हो गया, उसने अपनी पहचान बना ली, उसका अपना जीवन है, वो उस जीवन के अनुसार वो उसको चलाता है। हम भी जहाँ पर जुड़े हुए हैं वहाँ से हम भी उखड़ नहीं सकते। वही तो जब दोनों में ये बातें हैं कि हम एक जगह से उखड़ कर दूसरी जगह नहीं जा सकते और उसका भी अपना पूरा जीवन है, वो भी छोड़कर हमारे पास नहीं आ सकता। तो ये जो आपने एकाकीपन समस्या बताई, ये अब हमारे समाज में हर जगह, शहरों में ज़्यादा, गाँव में थोड़ा कम, लेकिन ये अब आ गई है। और आने वाले समय में ये जो चैलेंज है ये और बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे जगह पर जाएं, और हम 1-2 बच्चों के कॉन्सेप्ट पर ही अभी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो एकाकीपन की आपने जो बात की है, उसका अब दूसरा विकल्प तलाशना पड़ेगा। बच्चों के साथ ही हम अपना जीवन जिएं, अगर हम यही सोच कर चलेंगे तो हमारे साथ समस्याएं रहेंगी और उसका हमें समाधान दूसरे रास्ते से निकाल कर ही चलना पड़ेगा। समाधान की तरफ भी हम बात करेंगे कि समाधान इसका क्या हो सकता है। निश्चित तौर पे आपका जो अपना जीवन अनुभव है उसमें बहुत सारी ऐसी आपने फाइंडिंग्स पाई होंगी कि जिसमें हम समाधान की दृष्टिकोण से देख सकते हैं चीज़ों को। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मसला जो मुझे समझ में आता है, चूँकि मेरे भी माता पिता बुज़ुर्ग हैं और मैं भी उनसे दूर रह रहा हूँ, जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो फिर भी मेडिकल फैसिलिटीज़ और सारा सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आपको अगर स्टाफ भी चाहिए तो मिल जाता है, बस ये है कि आपको पैसे खर्च करने होंगे और सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। लेकिन ये चुनौती, आपका क्या नज़रिया है इस पे कि छोटे शहरों में ये भी बहुत बड़ी चुनौती है कि आप आर्थिक रूप से भले सशक्त हों, आपके पास सुविधाएँ हैं, आप चाहें तो उसका उपभोग कर सकते हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव है। आपको खाना बनाने वाले लोग नहीं मिलते हैं, और ऐसे समय पे जब आपको देखभाल की ज़रूरत होती है तो आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि छोटे शहरों के जो वृद्धजन हैं उनका सहयोग कैसे हो, उनको असिस्टेंस कैसे मिले?
इसका एक और आपको पक्ष समझना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसका एक पक्ष ये है कि हमारे यहाँ औसत आयु में बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है। पहले जो जो हमें जानकारी है वो ये कि आज़ादी जब हमें प्राप्त हुई तब हमारे यहाँ औसत आयु 30s में हुआ करती थी, जो अब 70 के पास पहुँच रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा गति से बढ़ने वाली जनसंख्या का वर्ग है वो बुज़ुर्गों का है। अब वो वर्ग जो हम कह रहे हैं इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वो उम्र में वृद्धि हो रही है। उम्र और स्वास्थ्य का अनुपात व्युत्क्रमानुपाती होता है। उम्र बढ़ेगी, स्वास्थ्य गिरेगा निश्चित। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ही उतना स्वास्थ्य। तो जब हमारे यहाँ औसत आयु बढ़ती जा रही तो ये समस्या हमारे परिवार और समाज के सामने ये खड़ी है कि वो जिस तरह के ढांचे के साथ हम चल रहे थे, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या वो पर्याप्त था और नहीं था। तो अब हमें उसका भी एक रास्ता निकालना पड़ेगा। एक तो ये है कि उस तरह के हमें संसाधन और जुटाने पड़ेंगे इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की जनसंख्या बढ़ने के साथ आ रही है। दूसरा ये कि जो छोटे शहरों में रहते हैं उनकी समस्या कि उनको अगर आवश्यकता है, कौन सी बीमारी है, तो अब उसका स्पेशलिस्ट चिकित्सक वहाँ नहीं उपलब्ध है, तो वो क्या करे। ऐसे के लिए भी एक चैलेंज है, वही समाज के सामने और सरकार के सामने, और हम जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं के जो काम कर रही हैं उनके सामने भी ये चैलेंज है कि कितनी जगह क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पहले से सुविधाओं में बहुत बेहतर सुधार हुआ है। हर जगह अब हमें मिल जाते हैं चिकित्सक। हाँ, स्पेशलिस्ट चिकित्सक नहीं मिलते हैं, ये बात है। लेकिन रूरल एरियाज़ में भी अब मैं देखता हूँ कि सरकार के जो PHC CHCs हैं वो भी अपग्रेड हो रही हैं, और स्वयंसेवी संस्थाओं के हम जैसे जो स्वयंसेवी संस्था बुज़ुर्गों के लिए काम करती है, हेल्पेज इंडिया, उसके भी करीब 165 मोबाइल हेल्थ यूनिट जो रोज़ उनके पास जाकर उनका उपचार करती है मुफ्त में। और शहरी क्षेत्रों में भी ये समस्या है। मैं इसको इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जब कोई बीमार होता है बुज़ुर्ग, तब उसे एक अटेंडेंट की आवश्यकता होती है जो उसको साथ ले जाए डॉक्टर के पास। वो अपने आप से नहीं जा सकता। लेकिन आजकल जो एकल परिवार व्यवस्था और जो आपने कहा एकाकीपन की समस्या से ग्रसित लोग, वो चिकित्सक के पास जाएं कैसे, ये रास्ता भी लाने की ज़रूरत है, और शहरों में इसकी बहुत आवश्यकता है। मैं कहूँगा कि एम्बुलेंसेज हैं, नंबर मिलाइए तुरंत पहुँच जाती हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके आगे एक गैप है, वो भरने की बहुत ज़रूरत है। ये आपने एक पक्ष के बारे में बताया, चिकित्सा। मेरा एक प्रश्न और भी है, चूँकि आप एक लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं और तकरीबन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 3.5 दशक के आसपास से आप लगातार लगे हुए हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाला जो समय है, बीते दिनों में चूँकि मैं थिएटर फ्रेटर्निटी से हूँ, तो मैं एक नाटक देख रहा था जहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल प्ले था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आने वाले समय में ऐसा भी एक दौर आएगा कि जब बच्चे पोते, वो मतलब एक ऐसी एजेंसी होगी जो वो भी प्रोवाइड करेगी कि वो एक घर को घर जैसा फील दे। जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फॉरेन जाके शिफ्ट हो गए और वो 10-10 साल से घर नहीं आ पा रहे, तो एक ऐसी भी एजेंसी होगी जो एक घर को घर जैसी फील देने के लिए लोगों की सुविधाएं देगी, जैसे कि बाकी सर्विसेज मिल रही हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे एक तो ये स्वास्थ्य वाला एक मुद्दा है, वो है ही है, लेकिन उसके अलावा एक परमानेंट असिस्टेंस चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अस्वस्थ हों, कई बार ऐसा भी होता है कि आप चलने फिरने में उतने सक्षम नहीं, आप चाहते हैं कि कोई हो जो 24 घंटे आपके साथ असिस्टेंस रहे, और लेकिन छोटे शहरों में वो भी आपको उस तरह का असिस्टेंस नहीं मिल पाता है, भले आप आर्थिक रूप से उतने सक्षम हैं। क्योंकि मैं सिद्धार्थनगर जैसी जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कोई ऐसा मिल जाए, हम लोग पे करने को तैयार हैं, लेकिन कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जो परमानेंट रह करके माता पिता जी की सेवा कर सके, चूँकि अब उन्हें देखभाल की आवश्यकता है, वो 65+ हैं। तो आप किस रूप में देख रहे हैं कि आने वाले समय में प्रोफेशनल एजेंसियां ये छोटे छोटे शहरों में भी काम करना शुरू करेंगी,
जो घर को घर जैसी फील दिलाए। जो बेटे की भूमिका होनी चाहिए उस जगह पे कोई और पहुंच करके, चूंकि बेटा बेटी नहीं है पास में, बेटा बहू नहीं है या बेटी नहीं है, तो वो पहुंच करके साथ में और वो फील घर को दे सके कि उन्हें भी लगे कि हाँ, हमारे परिवार में हमारे इर्द गिर्द कोई है जो हमारा ख्याल रख रहा है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये केयर गिवर कहते हैं इसको एक तरह से, जो केयर चाहिए वो चाहे स्वास्थ्य से संबंधित है, मानसिक सपोर्ट चाहिए, उनका स्वास्थ्य शिथिल है उसके लिए सपोर्ट चाहिए, चलने फिरने के लिए, ये ट्रेंड केयर गिवर्स दुनिया में सब जगह उनका चलन है। बहुत अच्छे मिलने शुरू हो, हमारे देश में भी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ये मिलने शुरू हो गए हैं। एजेंसीज़ हैं वो ट्रेनिंग देते हैं और उनको उपलब्ध कराते हैं। हम लोग हेल्पेज भी इसमें केयर गिवर्स ट्रेनिंग दे करके लोगों को व्यवसाय के तौर पर इसको लेकर आगे चलने के लिए उनको प्रेरित करता है। ये ज़रूरत अभी आने वाले समय में और रहेगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी हमारे गाँव तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। अभी छोटे शहरों तक, आप सिद्धार्थनगर की बात कह रहे हैं, मैं कहता हूँ वहाँ जिला हेडक्वार्टर तक अभी ये सुविधा पहुँच जाए तो मैं ये समझ लूँगा कि 1 दशक में, तो मैं समझ लूँगा कि बहुत अच्छी रफ्तार से हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये विकल्प के तौर पर जो मैं कह रहा था, ये एक और है जो विकल्प के तौर पर हमें देखना पड़ेगा। हम स्वयं नहीं दे पाते हैं अगर सेवा, तो जो प्रोफेशनल दे सकता है वो तैयार करके हम अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों का जीवन कैसे और आराम से कटे, इसके लिए हम उनको ये रास्ता देना ज़रूरी है। और उसी में ये वृद्धाश्रम जो हैं, ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक विकल्प है ऐसे लोगों के लिए कि बेटे कहीं और हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें मानसिक सपोर्ट चाहिए, उनको खाना पीना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य के लिए भी सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह के जो वृद्धाश्रम आजकल इसीलिए उन चलन में आए, अगर वो कहें हमारी परंपराओं के अनुसार वो मैच नहीं करते कि हम अपने परिवार के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में डालें, ये इसको बहुत गलत तरीके से पहले देखा जाता था। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि ये एक विकल्प के तौर पर है। उसके पास, जिसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो यहाँ पर आए, कम से कम अपने जीवन को अच्छे से जी तो सके। तो ये वृद्धाश्रम भी एक, आप समझते हैं कि उनके पास केयर गिवर पहुँचे या उनको ऐसी जगह लाकर रखा जाए जहाँ उनको सारी सुविधाएं मिल सके। एक प्रश्न थोड़ा सा इससे हटके है। छोटे शहर वाला बड़े शहर आ रहा है, महानगर आ रहा है, महानगर वाला मेट्रो जा रहा है, मेट्रो वाला विदेश जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि जो हालात बने हैं, मैं अपनी कॉलोनी की बात करूं जहां से मेरी जड़ें जहां पे हैं, आज की तारीख में जितने भी घर हैं, कोई भी युवा नहीं है, सब बुजुर्ग हैं, और इस पीढ़ी के बाद से पूरी की पूरी कॉलोनी सूनी हो जाएगी, जो मैं देख पा रहा हूँ। आपका जो कि सामाजिक सेवा का इतना बड़ा अनुभव रहा है, आपको नहीं लगता है कि हमारी जड़ें कटती जा रही हैं छोटे शहरों में विशेष रूप से? देखिए, जब पहले प्रश्न से ही ये कड़ी जुड़ जाती है जो आपका था कि वो जब हम उनको बाहर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने घर के बच्चों को हम इसलिए पहले से ही यही हमारी सोच है कि वो अपना चाहे जहाँ रहें, लेकिन वो अच्छे से अच्छा उनका जीवन हो। आर्थिक दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि वो बहुत संपन्न हो। हम दूसरी चीज़ जो हमें पहले, मैं मानता हूँ कि जिस पीढ़ी का मैं हूँ, उस पीढ़ी में आर्थिक पक्ष को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि जो और मानवीय मूल्य हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और माता पिता तो हम लोगों के लिए उनको छोड़कर हम चले जाएं, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को शुरू से ये प्रेरित करते हैं। हम स्वयं उनसे हटकर रहते हैं, हमारे पास भी समय नहीं है। जो जुड़ाव शायद हमारे माता पिता और हमारे साथ इसलिए अधिक रहता था क्योंकि वो अगर अपने ऑफिस के बाद से समय बिताते थे तो हमारे साथ ही बिताते थे। क्या पढ़ा, क्या खाया, क्या नहीं किया। अब आजकल हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ इतना पूछते हैं कितने % आए, तो बच्चा % के लिए परेशान रहता है। तो मैं समझता हूँ कि वो ये विचार करना चाहिए कि कहाँ तक हम आर्थिक उसमें उसको सब ले जाएं, उसके बाद क्या होगा ये हमें सोचना होगा कि वो क्या इसी ट्रेंड पर हम चलेंगे
कि माता पिता से एक उम्र के बाद बच्चे का डिस्कनेक्शन, मतलब हम ये ना कहे मानसिक डिस्कनेक्शन, लेकिन फिजिकल डिस्कनेक्शन तो हो रहा है। तो अब क्या हम इस तरफ बढ़ रहे हैं? अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो तैयारी करके बढ़ें जिससे हमें कष्ट ना हो। आजकल कष्ट होता है, यही बात है कि हमें कष्ट भी होता है और हम वही करते भी हैं, तो उसका रास्ता तो देखना पड़ेगा। हेल्पेज इंडिया से जुड़े हुए आपको, जहाँ तक हमारा रिसर्चर कहता है, तकरीबन 3.5 दशक हो गया। 36 वर्ष। 36 वर्ष। हेल्पेज इंडिया ने जीवन को देखने का, समाज को देखने का या परिस्थितियों को देखने का कितना नज़रिया बदला, कैसा दृष्टिकोण मिला हेल्पेज इंडिया में आकर के, और कितनी निर्णायक भूमिका रही है? क्योंकि 3.5 दशक आज की पीढ़ी जब सुनेगी तो वो हतप्रद होगी, जहाँ पे ये चुटकी में जो है स्विचेस होते हैं कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ स्विच करो, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। तो कितना नज़रिया बदला है चीज़ों को देखने का, समाज को, परिस्थितियों को, जीवन को? विजित जी, जहाँ तक कितने वर्ष हुए इसका प्रश्न है तो ये मुझे पता ही, अभी आपने जब पूछा तब मैंने थोड़ा विचार किया कि हाँ 36 वर्ष हो गए, मुझे पता ही नहीं लगा कि कैसे इतने दिन बीत गए। शायद ये दिल के बहुत करीब मेरे रहा होगा, और जिसकी वजह से जो कुछ मैं करता रहा उससे मुझे अपने आप ऊर्जा मिलती रही, और मैं उस काम को और अच्छे से करने के लिए प्रेरित होता रहा। जैसे लोगों की सेवा करना, जैसे आप जिस काम को करते हैं अगर उसमें मज़ा आने लगता है तो फिर आप उसी में रम जाते हैं। तो मुझे भी आप कह सकते हैं कि मैं इसमें कुछ पहले मन में ऐसा रहता था, शायद मैं ग्रामीण क्षेत्र से मैं भी हूँ, मेरा जन्म बहराइच जिला है एक, वहाँ पर हुआ, और वहाँ के लोगों, जब मैं बचपन के बाद, जन्म के बाद आप कहें शहर में आ गया पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर जो उनकी ईमानदारी, जो उनका अपनापन, जो उनका प्यार, जो उनका लगाव, जो मैं वहाँ महसूस करता था, वो मैं उस समय भी, आज की तो छोड़ दीजिए, उस समय भी शहर में लोगों में वो अभाव मुझको लगता था। वो कनेक्शन वहाँ जब मैं जाता था तब मुझे लगता था कि अरे मैं वहाँ इतने आराम की जिंदगी जीता हूँ, यहाँ देखिए पैरों में चप्पल नहीं है, ये पॉवर्टी का लेवल है, शिक्षा के स्तर पर कितनी कमी है, और खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो कहाँ उनको मुहैया ही नहीं है। जो हम लोग, वो जब बताते हैं तो उन्हें लगता है अच्छा ये तो कोई दूसरे दुनिया की। तब ये कचोटता था मन कि मैं जन्म जहाँ लिया है मैंने, वहाँ ये स्थिति है, मैं अपने को तो शायद उनके लिए कुछ कर सकूं, ये एक तड़प और ये एक लालसा। और ये जैसे ही मुझे हेल्पेज इंडिया में कार्य करने का मौका मिला, मुझे लगा शायद ये मेरी ईश्वर की ने मेरी प्रार्थना सुनी है और मुझे ये अवसर दे रहा है। और मैं इसमें आया, और आने के बाद जब बहुत पहले जब मैंने ज्वाइन किया तब लोग ये समझते थे कि बुजुर्गों की कोई बहुत बड़ी समस्या तो है ही नहीं हमारे यहाँ। 35 साल पहले रिकॉग्निशन नहीं था, समस्या थी लेकिन रिकॉग्निशन उतना नहीं था। लेकिन आजकल अब रिकॉग्निशन भी हो गया, क्योंकि परिवार अब सारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं, तो इसलिए वो रिकॉग्निशन है। और मैं समझता हूँ कि ये एक संस्था जिसने इतने वर्षों से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ष लाखों लोगों, बुजुर्गों को, ज़रूरतमंद बुजुर्गों के पास पहुंचकर उन्हें सुविधा देती है, उन्हें खुशी देने की कोशिश करती है। भाई यही मुझे लगता है कि जुड़ाव और मेरी उम्र बढ़ाने का जो एक रास्ता है वो यही है। जी जी। एक चीज़ इसमें छूट गई कि आपको लगता है यहाँ आने के बाद, मतलब जो बुजुर्गों के प्रति आपका नज़रिया था, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि आप संवेदनशील थे, जैसा कि आपने बताया, आपको लगता था कि वहाँ के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं, आपको मतलब यहाँ एक अलग किस्म की संवेदनशीलता पनपी यहाँ पे आने के बाद? नहीं, बहुत संवेदनशीलता पनपी, और मतलब ये व्यक्तिगत उदाहरण तो नहीं मैं समझता हूँ इसमें बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अपने घर, अपने आस पड़ोस जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ यही प्रयास करता हूँ कि
जो हमारे घर के भगवान हैं, हम मंदिर में क्यों जाते हैं, जी वहाँ पर माथा क्यों टिकाते हैं, हम उनको यही कहते हैं। मंदिर में जाते हो भगवान, मस्जिद में जाते हो, गिरजाघर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, आप सर झुकाते हो कि हाँ ये ईश्वर हैं। कहते हैं ईश्वर ने हमें हमारा जन्म दिया। अरे सामने हमें जिन्होंने जन्म दिया है वो हमारे भगवान हैं। अगर हम उनको खुश कर लें तो समझिए कि हमारे जीवन की सार्थकता रहेगी। और ये भाव मुझे इसको ज्वाइन करने के बाद लोगों की पीड़ा को देख करके, उनके दर्द को समझ करके मुझे लगता है कि ये बहुत और जोड़ता चला गया कि ये गैप कैसे भरा जाए, और इसी में मैं डूबता गया और पता नहीं कुछ कर पाया कि नहीं अभी तक। लेकिन नहीं, बहुत उम्दा आप कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपकी कार्यप्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं। ये अभी हम लोगों ने जो बातें की, जो एकाकीपन की, वो एक व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन अब एक अव्यवहारिक पक्ष पे आते हैं। एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के लिए करियर वाइज आगे उनको छोड़ना मजबूरी हो जाती है। लेकिन अव्यवहारिक पक्ष ये है कि वो बच्चे जो माता पिता के साथ रहते हुए, जिन्होंने ककहरा सिखाया जीवन का, जिन्होंने जीवन के मूल्य सिखाए, जिन्होंने समाज में बातचीत करने का तरीका सिखाया, उन्हें खड़ा होना सिखाया, वही बच्चे जब माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, वो चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या और भी किसी तरीके से। कई जगह बात सिर्फ प्रताड़ना तक आती है, कई जगह ऐसी भी स्थितियां आती होंगी, जो कि आपका एक इतना बड़ा अनुभव रहा है, कहानियां पटी पड़ी हैं, जब उन्हें प्रताड़ित करके कई बार घर से भी निकाल दिया जाता है और वो पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। इसे मैं अव्यवहारिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यवहारिक जीवन में एक संवेदनशील व्यक्ति इस तरह का निर्णय ले नहीं सकता है, इसलिए अव्यवहारिक है। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि लाखों लोगों तक की बात पहुंचनी है आपका मैसेज, मैं चाहता हूं कि वो बात उन तक पहुंचे जिन्होंने कभी भी ऐसा कोई कृत्य किया है। एक तो जो बात आपने कही उसको ही पहले 2 लाइन में और अंडरलाइन कर दूं कि मेरी आँखों का तारा ही मुझे आँखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है, किससे कहूँ क्या क्या कहूँ, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। ये वो लोग हमारे पास आते हैं तो जब उनके आँखों के आंसू, उनके आँखों की नमी मुझे दिखाई देती है, और आप कह रहे हैं कि ये जो समस्या, ये अब समस्या बहुत बढ़ गई है हमारे समाज में। वो शायद आर्थिक जो दृष्टिकोण हो गया है उसकी वजह से और बढ़ गई है। वो ये है कि जो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अगर कोई एसेट बनाया तो उसमें नई पीढ़ी को रुपए दिखाई देते, जी जी, नहीं बनाया तो वो उन पर निर्भर हो गए। जी जी, और जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है कि आप किसी पर निर्भर हो जाइए। और अगर आपने बना लिया है तो बच्चे को उसमें रुपए दिखाई देते हैं कि वो एक प्रॉपर्टी है, उसको एक साथ हम अगर इसको हम बेच पाएंगे तो हम राजा बन जाएंगे और हमें इतना रुपया मिल जाएगा, हम 2 कमरे का फ्लैट ले लेंगे इतना रुपया जमा करके। और ये वो भूल जाते हैं कि वो जो बेचने की बात कर रहे हैं वो उनके माता पिता का उससे जुड़ाव है। बिल्कुल, वो अपने जीवन में उसको बेचना नहीं चाहते। वो चाहते हैं जितने दिन हम हैं वो हम यहीं रह लें। बस यहाँ बच्चे वही नहीं होने देते। उनकी अपनी चीज़ों जो उन्होंने स्वयं अर्जित की है उसको वो छीनना चाहते। और जो आज हमारे यहाँ, इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हाइपोथेटिकल बात नहीं है। हेल्पेज इंडिया लगभग हर वर्ष इस पर एक रिसर्च कोई ना कोई हर वर्ष कराती है। 14 जून जो है वो वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 जून हर वर्ष। और 14 जून को हम हर वर्ष ये वाली रिपोर्ट जो विभिन्न राज्यों में हम सर्वे करके लाते हैं वो रिपोर्ट साझा करते हैं। और वो सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि हमारे परिवार के जो बच्चे हैं वही सबसे अधिक बुजुर्गों को प्रताड़ित करते हैं। और उसके पीछे कारण यही है, अगर उनके पास नहीं है तब तो वो डिपेंडेंट हो गए तो प्रताड़ना, और उनके पास है तब प्रताड़ना, क्योंकि वो बच्चा छीनना चाहता है, जबरदस्ती चाहता है। और मतलब कहना चाहिए नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई है इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को
जो संस्कार मिले थे और जो हमारी सोच थी वो ये थी कि बेटियां अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती हैं, लेकिन इसमें जो सर्वे रिपोर्ट आई इसमें बेटियों को भी माँ बाप ने कहा कि उनके द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। वो दुर्व्यवहार हर तरह का है, आर्थिक है, फिजिकल है, जी जी वर्बल है, सब है उनके साथ दुर्व्यवहार। तो अब उनके लिए ये मुझे कहना है कि क्या सोच रहे हैं आप? जो बीज आप बो रहे हैं फसल वही आपको काटनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं कि आप जब पिता बनेंगे या आप हैं पिता, आपका बेटा आपकी स्थिति में आएगा तो क्या यही व्यवहार करे आपके साथ जो आप चाहते हो कि आपका बेटा आपके साथ व्यवहार करे? कम से कम वो करके तो अपने माता पिता के साथ अपने बच्चे को दिखाइए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है। और दूसरा मैंने कहा कि अपने घर के भगवान हैं, उनको अगर आप पूज के रोज मस्तक झुका के घर से बाहर निकलिए, आप देखिएगा कि जो वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है घर से निकलते समय, वो दिन भर आपके लिए कितनी लाभप्रद रहती है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक सुन रहे होंगे और चिंतक के संदेश पहुंच रहा है, वो कम से कम इतनी संवेदनशीलता रखें जीवन में कि जिन्होंने आपके जीवन को आकार दिया, आपको आकार दिया, उनके प्रति ये सम्मान बना रहे। बहुत आवश्यकता है उनके आशीर्वाद की। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह का एकाकीपन है, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, सेकेंड इनिंग जिसे हम 60 प्लस के बाद जो हमारी सेकेंड इनिंग शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है कि 60 के बाद एक सेकेंड इनिंग शुरू होती है। उसके लिए आपके मुताबिक वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए क्या तैयारियां करनी चाहिए कि ताकि सेकेंड इनिंग हमारी ठीक रहे? एक तो ये कि हमें अपने आर्थिक रूप से अपने को सदैव इस लायक रखना होता है कि हम दूसरे पर निर्भर न हो। आर्थिक रूप से हम किसी पर निर्भर न हो, ये व्यवस्था और ये तैयारी हमें शुरू से करके चलनी चाहिए, ताकि एक पक्ष का हमें सपोर्ट मिल जाए। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, और भी चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। लोगों का सहयोग, भावनात्मक सहयोग, ये सब हमें चाहिए होगा। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा और जो हम कह रहे हैं कि केयर गिवर को हम हायर कर सकते हैं, हमारे पास पैसे होंगे तो हम उनको हायर कर लेंगे। वृद्धाश्रम अच्छे से अच्छे हम रहना चाहते हैं तो हम पैसे होंगे तो हम उसमें रह सकते हैं। हमारा बाद का जीवन जो है वो उतना कष्टमय नहीं होगा। इसके लिए एक तो ये है कि हम ये तैयारी करें कि आर्थिक रूप से हम कैसे अपने को खुद को सपोर्ट कर पाएंगे। और दूसरा, अगर संभव हो तो अपने बच्चों के साथ भी उस समय 60 साल के पहले इन बातों पर भी जोर देते रहें और बताते रहें कि ये भावनात्मक जुड़ाव हमें चाहिए होगा। ये कभी ना कहें कि आप जहाँ चाहिए वहाँ रहिए, हमारा आपसे मतलब कोई नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भावनात्मक, और आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, बच्चे कहीं भी हों, आपके चाहने वाले, बच्चे नहीं तो चाहने वाले कहीं भी हों, वो आपसे अगर भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे तो आपको एक जो भावनात्मक सपोर्ट चाहिए वो भी मिलता रहेगा। इसकी तैयारी भी आप करके रखिए। मैं समझता हूँ कि बाकी तो आप स्वयं बाद में आर्थिक होगा और भावनात्मक अगर आपके पास होगा तो बाकी अगर चिकित्सकीय कोई बहुत आवश्यकता पड़ती है तो वो जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है उस तरह के आप जो है चिकित्सालय जाकर या विशेषज्ञ चिकित्सक की मदद लेकर आप उससे भी निपट सकते हैं। आज आप जिस मुकाम पे हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रारंभिक झुकाव जो समाज सेवा के प्रति आपका रहा, वो उसके पीछे की वजह अगर बता सकें कि प्रारंभिक झुकाव कब ऐसा लगा कि नहीं समाज के लिए कुछ करना चाहिए? मैंने कहा ये शायद जन्म के बाद से ये दबा रहा होगा। और मैं जब ग्रेजुएशन में गया तो कॉलेज में मैंने वहाँ देखा कि एनएसएस कार्यक्रम है, उसमें हम लोग सभी बच्चे उसमें जुड़े हुए थे। तो मुझे वहाँ पर बच्चे जो 4th क्लास एम्प्लॉइज़ के बच्चे थे, वो मुझे लगे कि वो पढ़ते नहीं हैं और वो उनको इस समय सही सलाह की आवश्यकता है। तो मैंने उन बच्चों को थोड़ा सा
घेरना शुरू किया और मैंने अपने टीचर से कहा कि सर एनएसएस में मेरा यही कंट्रीब्यूशन मान लीजिए कि इस परिवार के जो बच्चे हैं इनको मैं कुछ कोचिंग दे पाऊँ। तो उनके साथ उनको बुलाना शुरू किया। तो अगर मैं कहता पढ़ने के लिए मुझे था तो वो मुझे छोड़कर भाग जाते क्योंकि वो उनकी रुचि में नहीं था। तो उनके साथ मैंने बास्केटबॉल और वहाँ जो कॉलेज में हमारी चीज़ें थी वो लेकर उनके साथ हमने शुरू किया। और फिर वो जब हमारे साथ थोड़ा खेलने में खेल के बहुत ओपन हो गए, तब मैंने बात करनी शुरू की कौन किस क्लास में क्या कैसे किताबें, कल अपनी किताब लाना उनकी लाना, और उनको फिर मैंने और उनके मित्रों को भी बुलाना, उन बच्चों के मित्रों को भी। और फिर वो जो मैदान था कॉलेज का, उसी मैदान में शाम को क्लास लगने लगी। तो वहाँ रोज़ एनएसएस का जो कार्यक्रम था वो अल्टरनेट डेज पे होता था कि बच्चे एक दिन जाएंगे, लेकिन मेरा रोज़ क्लास वहाँ शुरू हो गई। मुझे भी आनंद आने लगा। और फिर शाम को मैं क्या अध्ययन किया ये तो उसको पढ़ना है वो तो था ही, कल बच्चों के साथ क्या होना है वो भी होमवर्क शुरू हो गया। तो और जब बच्चों के नंबर मुझे बाद में मैंने उनको देखना शुरू किया कि बच्चों के नंबर अच्छे आने लगे, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, शायद उनका जीवन इससे और अच्छा हो सकेगा। और उसके बाद हेल्पेज का मुझे पता लगा, तो पहले वॉलंटियर के रूप में मैंने कुछ काम किया और फिर मुझे लगा शायद वही कि ये मेरे लिए सबसे सही जगह है जहाँ मुझे जाना चाहिए। जी। तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन तो मैंने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से किया। अच्छा, अरे वाह, क्रिश्चियन कॉलेज के साथ तो मेरा भी जुड़ाव रहा है। तो कॉलेज के समय की मेमोरीज, क्या किया आपने ग्रेजुएशन में? मैंने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ बीएससी किया था। क्या बात है। तो वहाँ की कुछ मेमोरीज बताइए कॉलेज के दिनों की, कैसा था वहाँ का माहौल और किस तरह के दोस्त रहे, क्या माहौल रहा? जब मैंने एडमिशन लिया था लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में, तो उस समय मैं बताऊं कि ये बड़े गर्व की बात थी कि लखनऊ में पहला कॉलेज जो ट्राई किया जाता था कि मुझे एडमिशन मिले वो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज होता। और एडमिशन मिलने के बाद वहाँ मैं एक जुबली इंटर कॉलेज है, वहाँ से 12th किया था। वहाँ सब कुछ हिंदी मीडियम में था और वहाँ पहुँचते ही सब कुछ इंग्लिश मीडियम में हो गया। कॉलेज गोरखपुर? नहीं, लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में। तो उस समय जुबली कॉलेज में भी एडमिशन जो होता था वो टेस्ट के साथ होता था, टेस्ट होता था तब होता था। वो भी एक बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी। मैं जुबली में पढ़ता हूँ। खैर, तो उसके बाद मैं परिवर्तन की बात बता रहा हूँ कि मैं जब क्रिश्चियन कॉलेज आया तो वहाँ हर चीज़ इंग्लिश मीडियम, वहाँ नमस्कार प्रणाम और यहाँ गुड मॉर्निंग। और मुझे लगे कि अब कैसे कोप करूँगा। बोलने में भी डर लगता था क्योंकि वहाँ का एक्सेंट डिफरेंट था, यहाँ का एक्सेंट डिफरेंट था। तो कोई चीज़ आती भी हो तो बोलने में डरते थे कि पता नहीं कहीं अभी लोग हंसने ना लगे। लेकिन मैं कहता हूँ ये शायद सभी के लिए ये बात अच्छी हो कि अगर आपको लगे कि हम में ये कमी है तो वो कमी हमें स्वयं दूर करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। ये जो स्किल्स और नॉलेज है ये हम यहीं पर अर्न करते हैं, यहीं पर सीखते हैं और यहीं शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। हमने सोचा कि अब किससे बात की जाए, तो खुशकिस्मती से एक लड़का एक बीएससी करने श्रीलंका से आया था। उसको हिंदी नहीं आती थी और हमें उसके साथ जुड़ करके उसको थोड़ी हिंदी बतानी थी कि यहाँ क्या क्या होता है। और ये समझाने की प्रक्रिया में मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी पड़ेगी। ये करते करते मैं बताऊं कि फिर वहीं कॉलेज के एलोक्यूशन में पास होते समय मैं एलोक्यूशन का विनर भी रहा। क्या बात। वो टॉपिक इंग्लिश का था। तो दो चीज़ों की मुझे बहुत खुशी हुई, एक तो ये कि ये सुधार स्वयं के लिए प्रयास, और दूसरा ये कि एक इंस्ट्रूमेंट माउथ ऑर्गन सुनते होंगे। उस समय एक फिल्म शोले आई थी, उसमें माउथ ऑर्गन बजा था, उसमें देखा था। और फिर वहाँ जब हमारा रिफ्रेशर वाला जो शुरुआत वाला आता है तो उनका इंट्रोडक्टरी पार्टी होती थी कॉलेज में। उस इंट्रोडक्टरी पार्टी में एक हमारे सीनियर ने माउथ ऑर्गन बजाया, तो वहाँ मैंने देखा तो मुझे लगा अरे ये तो वही माउथ ऑर्गन है और बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा बजाया। और फिर मुझे
खेल में क्रिकेट बहुत पसंद था, और माउथ ऑर्गन पता नहीं कहाँ से ये बीच में आ गया, मुझे लगा ये और क्योंकि मैं बहराइच का हूँ तो मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ मिलता है, उसने कहा ये नेपाल में मिलता है। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा है। फिर मैं गया, गर्मी की छुट्टियां जैसे ही हुई, नेपाल से एक माउथ ऑर्गन लाया और गांव की छत पे बैठ के सबको परेशान करने लगा। लेकिन ये भी एक रुचि और उसकी और लगन की बात है कि जब अगले साल इंट्रोडक्टरी पार्टी हुई तो वो माउथ ऑर्गन बजाने वाला मैं ही था। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो ये बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं था, वरना माउथ ऑर्गन लाए होते आपसे सुनने के लिए। अब तो सब नहीं बच सकता, शायद उसकी भी प्रैक्टिस चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा ये पहला सेगमेंट कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो यहाँ समाप्त होता है। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने पन्ने पलटे और जो आपका अपना व्यवहारिक अनुभव रहा है जीवन को लेकर के, उसको आपने साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है पहली पहली बार। हम सभी के जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है वो कभी ना कभी पहली बार ज़रूर घटा होता है, और उसे याद करना मतलब अतीत के पन्नों को पलटने जैसा होता है। वहाँ पे जाके तो हम कोशिश करते हैं इस सेगमेंट में कि धीमे से आपके जीवन में जा कर के कुछ पुराने पन्ने पलट सकें। तो पहली पहली बार सेगमेंट का पहला प्रश्न, जीवन की सबसे पहली कमाई कितनी रही और कैसे रही? मेरी अगर कमाई कहें तो यही नौकरी करने के बाद पहली तनख्वाह 1800 रुपए की 1985 मिली थी, वही कमाई थी। क्या और 1985 में तो 1800 रुपए भी बहुत होते थे। उस समय जो मन में था कि कुछ मिले तो सबसे पहले माँ, तो वही मैं नौकरी दिल्ली में ज्वाइन की थी। बस भाग के आया कि ये तनख्वाह मिली। क्या बात है। के हाथ में रख दूं। पूरी तनख्वाह उनके हाथ में दिया। कुछ खरीदे भी उससे आप, या पूरी तनख्वाह ही दे दिए? तो फिर तो देखिए ऐसा है कि ये तो हमेशा जो आप थोड़ा सा देते हो ना तो उसका दुगना मिल जाता है। ये आप करके हम सभी देखते हैं। तो हमने जो दिया वो सिर्फ हमारे भाव थे और उनको तो वो वापस देना ही था, वो नहीं जबरदस्ती नहीं, ये अपने लिए तुम्हारे लिए। तो मम्मी बहुत सहज थी हमारी, उनको कोई भी चीज़ महंगी हो तो नहीं अच्छी लगती थी। अगर उनके लिए कोई सामान खरीद के लाऊं तो अगर वो महंगी है तो मैं वो दाम नहीं बता सकता था, नहीं तो उनको अच्छी नहीं लगती, कितना रुपया लग गया। और अगर उनको उसी चीज़ के कम दाम बता दूं तो पसंद रहती थी, तो वो सबको बताती थी कि देखो भैया लाया है, और उसको वो फ्रीली यूज करती थी। एक ये भी बात थी कि वो फ्रीली यूज करें, अगर ज्यादा दाम तो एक ये सहजता। मैं कहूँ कि माँ मेरी शिक्षित नहीं थी, लेकिन उनकी मैं जो अनुभव होता है वो बात उस समय मेरे समझ में नहीं आई थी। बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ तो समझा कि अच्छा वो ये बात कितनी बड़ी बात कह गई थी। कहें कि भैया जो छोटा हो कोई ना, तुमसे कोई छोटा हो तो उसको आशीर्वाद दो, उसको प्यार करो तो तुमको वो सम्मान देगा, आदर देगा। और जो तुमसे बड़ा हो उसको आदर दो, सम्मान दो तो तुमको वो आशीर्वाद देगा, प्यार देगा। वो देने की प्रेरणा देती रही मुझे। आजकल क्या है, अपेक्षाएं, हम चाहते हैं कि वो हमें आदर दें, हमें सम्मान दें क्योंकि हम छोटे हैं, हमको नहीं क्योंकि हम बड़े हैं, और वो हमें प्यार दें क्योंकि हम छोटे हैं। ये हम अपेक्षा करते हैं, जबकि वो उनका मूल मंत्र मुझे बहुत बड़ा मूल मंत्र कि हमें अपने कर्तव्य ये शिक्षा से नहीं, इसका मतलब इसका व्यवहार से मतलब है, अपने जीवन में जो सीखता है आदमी उसके आधार पर। अधिकार से ज्यादा कर्तव्य को महत्व देना। स्कूल टाइम का सबसे पहला मित्र, नाम याद है उसका आपको? स्कूल के समय का स्कूल टाइम का तो पहला तो नहीं याद है नाम मुझे, लेकिन हाँ जो काफ़ी दिन तक मेरे साथ रहा, वो
वो वहीं जब हम एक डालीगंज में एक छोटा सा विद्यालय हुआ करता था जिसमें गीता का एक सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता था, जी वहाँ मैं शुरू में घर के पास था, वहीं एडमिशन हो गया था। जी उसमें हमारे पड़ोस में ही, अब उसका नाम मैं नहीं जान सकता, उस समय उसका मुन्नन नाम था, मुन्नन नाम था, और वो वही हमारे साथ अक्सर खेलता था। फिर थोड़ा उसके बाद मित्र उसके बाद बनते बनते गए, गए। और कॉलेज लेवल के जो हमारे मित्र हैं स्कूल और 10th से लेकर के आज तक उसमें जो मित्र थे वो अभी तक हमारे बने हुए हैं। तो स्मृति में सबसे पहला मित्र मनन है। कह सकते हैं। आपकी सफलताओं के किस्से तो भरे पड़े हैं और आपने जिस तरीके से काम किया है समाज के लिए, लेकिन सबसे पहली असफलता जिस पे आपको रोना आया हो कि यार यहाँ तो मतलब चूक हो गई, मतलब ये होना चाहिए था, यहाँ सफल होना चाहिए था, फूट के रोए हो? वो रोना कह सकते हैं आया, लेकिन जब मैं पढ़ता था तब साइंस साइड में एडमिशन लेने का मतलब एक ही एस्पिरेशन होती थी कि वो पीएमटी में जाएगा, और कोई नौकरी पता ही नहीं थी, ना कोई कंपटीशन बैठा। मैं सिर्फ वही पीएमटी का एग्ज़ाम दिया और उसमें नाम नहीं आया, और तुरंत इसमें मेरा हो गया। तो मैं जब नहीं आया तो बहुत पीड़ा हुई, इसलिए कि मुझे लगता था कि मेरे अभिभावक चाहते थे, मेरे माता पिता ये चाहते थे, शायद मेरी रुचि के अनुसार उतना वो मैच नहीं करता था, मेरी पढ़ाई के अनुसार भी नहीं, लेकिन वो पहले ऐसे ही होता था, माता पिता जो चाहते थे वहाँ एडमिशन हो जाता था, और उनकी इच्छा को पूरा करने के पीछे बच्चा लगा रहता था। वहाँ मेरी विफलता ने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन फिर शायद नियति को गर्व महसूस हुआ जब यहाँ क्रिश्चियन कॉलेज में हुआ। नियति को कुछ और मंजूर था। सबसे पहला हेल्पेज में आने के बाद जो आपको याद हो, जिसको लेकर के आज ही बड़ा सुकून मिलता हो, सबसे पहला रेस्क्यू, जहाँ पे आपको लगता हो कि किसी ऐसे ज़रूरतमंद को वहाँ से बचा के निकाले या उसकी मदद किए, सबसे पहला रेस्क्यू का तो वैसे तो हमारी टीम है वो लगातार लगी रहती है। एक रेस्क्यू में मैं सौभाग्य से वहाँ पर पहुँच गया था, क्योंकि मैं कहीं बाहर लखनऊ से जा रहा था और स्टेशन का वो रेस्क्यू केस था। फ़ोन आया कि वो वहाँ पर कोई स्टेशन पर कोई महिला पड़ी है, और अगर तुरंत उनको मदद नहीं पहुँची तो वो बचने के लायक नहीं। तो तुरंत वो टीम गई और मैं वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ जो अव्यवस्था थी उस पर टीम थोड़ा क्या करे कैसे करे, थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि वो लेडी थी और वो अनकॉन्शियस पड़ी थी, सब कपड़े वपड़े बहुत खराब हो रखे थे उनके, और लग रहा था कि सांस चल भी रही, मक्खियाँ चारों तरफ, और लोग रास्ता थोड़ा दूर से निकल जा रहे थे। अब उतनी उस गंदी हालत में उनको हम अस्पताल भी हमारी टीम ले जाए तो वो थोड़ा रुक रही थी। तब तक मैं पहुंचा तो मैंने कहा अच्छा तुरंत कोई कपड़ा खरीद के लाया गया और उसका कवर किया गया, उसको साफ किया गया, उनको दूसरा कपड़ा पहनाया गया। ये मैं इतनी आसानी से बता रहा हूँ, लेकिन आपको बताऊं अनकॉन्शियस आदमी को ये कराना बहुत मुश्किल, कपड़ा चेंज करना बहुत मुश्किल, लेकिन वो सब वहाँ हुआ। और उस समय तो कोई मतलब नहीं था उनके बारे में जानकारी कर पाना, वो बोल ही नहीं सकती थी। उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया और वहाँ उनकी सेवा शुरू हुई। मैं बाहर चला गया था, लौट के आया तो मैंने कहा कि वो बोले अभी भी वो बेटर हुई हैं हॉस्पिटल में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बताती नहीं है। तो मैं गया तो मैंने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की, लखनऊ में कहाँ कोई आपका, तो उन्होंने वो गोकरणनाथ रोड बोला। तो मैंने उनकी फोटो मोबाइल में ली और गोकरणनाथ रोड के पास जा करके दुकानों में दिखाया कि इनको आप पहचानते हैं। लोगों ने कहा नहीं, इनको तो नहीं जानते हैं। फिर उसके बाद उनसे पूछना, उनकी सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की गई, ये अगर आप जानते हो तो बताएं। और कहीं 4, 5, 6 दिन 8 दिन तक कोई लिंक नहीं मिला। एक दिन अचानक वो किसी का फ़ोन बनारस से हमारी हेल्पलाइन पर आया कि ये इनको मैं पहचानता हूँ, इनका ये कुछ थोड़ा क्लू दिया।
तो हेल्पलाइन वालों ने कहा आप उनको बताइए हमारे नंबर से बात करें। तो उस लड़के ने फ़ोन किया कि ये कहाँ है, तो उसने कहा कि आप आइए यहाँ हॉस्पिटल में, हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं। तो वो और उसकी मदर वहाँ पहुँचे। जैसे ही वो पहुँचे तो लड़का जैसे पहुँचता है तो कहता है ना, और मैं वहीं था वो कहता है नानी आप यहाँ, और वो नानी जो कुछ नहीं बता पा रही थी वो उठ के बैठ गई। रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सब सुन और रोने करके। लगी। वो बेटी भी रोने लगी। अभी तक मुझे ये था कि बिछड़ गई थी, मिल गई, बड़ी खुशी हो रही थी। तो मैंने पूछा कि जरा इनसे पूछो कि हम लोगों को नहीं बता रहे हैं कि ये चारबाग स्टेशन कैसे पहुंचे। अब ये पीड़ादायक बात है कि वो बताने लगी कि उनका लड़का एमपी में है और वहीं वो रह रही थी। ये बेड रिडन हो गई तो वो लेकर के उनको स्टेशन, वो बेटी के यहाँ आ रहे थे और रास्ते में इनकी हालत खराब हुई तो वो स्टेशन पे छोड़ के दूसरी ट्रेन से वापस चला गया। इस हालत में मैंने सोचा कि क्या है, मतलब हम जिस माँ ने जन्म दिया है, क्या हम इतने क्रूएल हो सकते हैं कि उसको हम इस स्थिति में, लेकिन हुआ। और मैंने फिर दूसरा पक्ष भी जानने की कोशिश की कि क्या आर्थिक रूप से उन दबाव तो नहीं उन पर है। पता लगा नहीं, वो संपन्न है। उनकी पत्नी और माँ में कुछ तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा था, इसलिए वो यहाँ ला रहे थे क्योंकि वो बेड रिडन थी तो ये बेटी के पास छोड़ने या शायद सेवा कर लें, लेकिन वो रास्ते में इतनी हालत खराब हो गई तो सोचे कि अब यही छोड़ के तो वो छोड़कर चले गए। और फिर उसके बाद मैं उनको उनके घर पहुंचाने के बाद हमारी टीम लगातार वहां जाती रही। वो स्वयं नहीं, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे लड़के के पास। हमने कहा उस लड़के के खिलाफ कुछ किया जाए, उन्होंने कहा नहीं रहने दो, उसके खिलाफ कुछ मत करो। उसके उनसे मिल करके मुझे लगता है ये रेस्क्यू केस कई चीज़ों के लिए परेशान भी करता था, लेकिन एक ये खुशी भी होती थी कि चलो किसी तरह से वो अपने परिवार से। ये फिर बाद में कहाँ, लड़की के पास नहीं, ओल्ड एज होम में? लड़की के पास ही उन्होंने अपना जीवन वहीं बनारस में? नहीं, लखनऊ में। अच्छा, वो लखनऊ से ही थे। ये सब सुन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब इतना क्रूर के कोई कैसे हो सकता है कि माँ को ऐसे स्टेशन पे छोड़ करके और क्या सोचता, कैसे रहना चाहते। आपके दौर में जब आप कॉलेज में रहे होंगे तो उस टाइम पे तो मनोरंजन के बड़े सीमित साधन हुआ करते थे और सिनेमा हॉल में फिल्म देखना तो अपने आप में बड़ी चीज़ होती थी। तो सबसे पहला आपको याद है, सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी सिनेमा हॉल में? देखिए, मुझे लगता है मम्मी पापा के साथ, कभी हम लोगों के साथ एक ये था कि अमीनाबाद से शॉपिंग होती थी तो मम्मी पापा जब जाते थे तो नाज सिनेमा हॉल एक था, तो नहीं, अब शायद वो ढांचा है। नाज सिनेमा हॉल में ही हम पिक्चर देखते थे क्योंकि उसका कोई ठेले वाला था जो पापा का जानने वाला था। वो उसको टिकट लेने के पैसे दे के शॉपिंग करने चले जाते थे और हम लोग पिक्चर। और मुझे जहाँ तक याद है एक कोई राजा और रंक पिक्चर थी, एक वो पिक्चर, या एक उपकार पिक्चर प्राण की, उसको हमारे जहाँ रहते थे वहाँ कई बार दिखाया जाता था। वो टीम कोई वहाँ की आती थी। अच्छा, वो पर्दा वगैरह लगा करके उपकार फिल्म देखी थी और राजा रंक मुझे याद है पापा के साथ देखी थी। फिर बाद में तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ फिर बहुत बार। अच्छा, पहली बार कुछ ऐसी स्मृति काम करती है वयस्क होने के बाद, बचपने की तो बात ही नहीं है, जब गलती ना रही हो और फिर भी आपको डांट पड़ गई हो माता पिता जी से? बचपने की तो खैर कोई बात नहीं है। ये आपको बताएं कि ये अक्सर ही होता है। लगता है कि जब डांट पड़ी है तो हमारी गलती नहीं है, शायद उस समय यही लगता था मुझे अक्सर। क्योंकि जो आपने कहा खेलने के मनोरंजन के साधन कम, मुझे लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन सब आउटडोर होते थे। आजकल इंडोर ज्यादा होते, उस समय आउटडोर ही होते थे। और खेल में तो दौड़ भाग भी, मतलब रेस भी एक खेल होती थी। इधर से भागो और एक इधर से भागे, दोनों लौट के कौन जल्दी यहाँ पर आएगा, वो एक रेस भी एक खेल, वही था, खेल था। और कभी देर हो जाए क्रिकेट खेलने का शौक, तो उसमें भी
डांट पड़ती थी हम लोग सभी लोग शायद उस समय इतने जी। पैसे लोगों के पास नहीं होते थे, थोड़े थोड़े पैसे लेकर बॉल आती थी बॉल आती थी और फिर दोनों टीम के बीच मैच होता था, जो टीम जीत जाती थी वो बॉल ले आती। तो ये इस ये तो तरह हम लोगों के दौर तक भी चला है ये पैसे लगा के बॉल लाना, ये हम लोगों के दौर तक भी चला है तो वो भी मतलब किसी तरह से होता था। और माता पिता मुझे लगता था कि किसी भी प्रकार के खेल के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। जी जी उनके लिए खेल सब खराब ही होते थे। हम्म, तो ये मुझे लगता था कि ये गलत है हमेशा। और हम्म, आउटडोर गेम होते थे, मुझे बाहर ही जाना होता था। जी जी तो जब बाहर गए तो पता लग जाता डांट पड़ेगी देर हो गई। अच्छा वो उस दौर में था भी ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वही बात। हालांकि वक्त के साथ परिभाषा बदली है और अब तो लोग हर चीज को लेके बड़े सजग हुए हैं। सबसे पहली मतलब विद्यार्थी जीवन से लेके और आगे जब आप नौकरी में आए तब तक, जो सबसे पहली बड़ी सफलता आपको लगता हो कि ये मेरे जीवन की बड़ी सफलता है पहली? मेरे जीवन की कोई बहुत बड़ी सफलता में कभी मैं ऐसे कोई लाइन बना के नहीं नाप पाया। लेकिन हाँ, मैंने ये समझा कि मैं लोग बहुत प्रयास करते हैं नौकरी के लिए, ये वो। मैं बिना प्रयास के एक नौकरी में आ गया और मुझे लगा कि ये अगर सफलता का वो कहें, वहीं से मेरा जीवन निर्धारित भी हो गया। जी जी वहीं से मैं इसी लाइन पर चल गया। आजकल तो हमें मेरा बेटा ही मैं देखता हूँ कि 8 साल हुए हैं नौकरी करते और 8 नौकरियां बदल चुका है। लेकिन मैं हूँ जो जहाँ पर मैंने शुरुआत ज्वाइन की किया है। वहाँ अभी तक हूँ। और सफलता पता नहीं किस उससे देखा जाना चाहिए। हाँ, बस ये है कि उसके बाद ज्वाइन करने के बाद मुझे जो पहला प्रमोशन मिला था वो शायद बहुत हमारे हेल्पेज परिवार में भी, जहाँ अब आजकल मैं बताऊँ 1400 लोगों का स्टाफ है, उसमें उस समय से और आज तक इतने कम समय में पहला प्रमोशन शायद मैं ही पाया था। तो वो एक मैं बहुत खुश हुआ था। वही एक मैं समझ सकता हूँ कि वो सबसे बड़ी उपलब्धि, और क्या कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सेगमेंट भी हमारा यहाँ समाप्त होता है पहली thank बार you। और बहुत बेबाकी के साथ आप उत्तर दिए और बड़ी खूबसूरती के साथ हम आपके उन दिनों में भी गए और आपने हमें अनुमति दी कि हम उन दिनों में जा सकें, बाल्यकाल से लेकर के और कॉलेज लाइफ तक आपकी। अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है संदेशे आते हैं। जब हमारे व्यूअर्स को पता चला कि आप हमारे शो में आ रहे हैं तो उन्होंने ढेर सारे प्रश्न भेजे आपके लिए। उनमें से 3 प्रश्न मैं चुरा के लाया हूँ क्योंकि शो हमारा अनुमति इतनी ही प्रदान करता है कि हम 3 रैंडम क्वेश्चंस उठा सकें। तो मैं आपको परेशान करूँगा, अगले सेगमेंट में 3 और प्रश्न हैं। ऐसा आपके बारे में सुना जाता है कि बचपन में जो आपके मित्र थे वो आज तक बने हुए हैं। ऐसे दौर में जब इतना व्यवसायीकरण हो चुका है, जीवन में व्यवहारिकता इतनी हावी हो चुकी है, लोग इतनी जल्दी स्विचेस कर रहे हैं, ऐसे में क्लास 9 तक का जो आपका क्लास 9th में आपका जो फ्रेंड रहा वो आज भी जीवन के इस पड़ाव पे जब आप सेकेंड इनिंग खेल रहे हैं अपनी, तो वो भी बना हुआ है। तो रिश्तों को ये जो महत्ता आपने दी, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण पटे पड़े हैं आपके जीवन में जहाँ पे आपने रिश्तों को बहुत महत्ता दी है। तो आज की ये जो पीढ़ी है वो जानना चाह रही है कि रिश्तों को इस तरीके से आपने संभाल के रखा है, तो इसके लिए क्या कोई आप विशेष एफर्ट डालते हैं या ये कैसे हुआ है? कोई एफर्ट नहीं, बिल्कुल सहज सोच और सहज जीवन। इसमें सिर्फ ये है कि मैं ये मान के चलता रहा हूँ शुरू से कि हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और कमियाँ होती हैं। जिसको हमने थोड़ा जान समझ लिया है, जिसके साथ हमने समय बिता लिया है, उसकी अच्छाइयों को हमें ज़्यादा जानने का मौका मिल गया है। उसकी कमियों को भी हम थोड़ा समझ गए हैं। अगर उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं तो हमको उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। कभी वो हमसे पूछे तो उसकी कमियों को हम बताएं, ना कि हम उसकी कमियों को ले करके अपने साथ बैठें और उससे दुराव हो जाए।
मुझे लगता है कि मेरे जो भी जीवन में मित्र बने पहले शुरू में, उनमें ही ठहराव, वो भी शायद मेरी ही सोच के रहे होंगे। कहते हैं ना कि वो कि जितने लाइक माइंडेड होते हैं उन्हीं से आप जो आपकी सोच के साथ चलने वाले होते हैं उन्हीं के साथ आप ज़्यादा चलते हो सकता है कि मेरा ऐसे मित्रों से ही वो जुड़ा हुआ जो मेरी सोच के साथ चलते रहे। नहीं, मुझ में भी कमी मिल जाती, मैं लाख उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, मुझसे ना जुड़े रहते, वो हट जाते। लेकिन ये दोनों दो पक्षी है, अगर मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ तो वो भी मुझे अपने से जोड़े रहे हैं, ये बात है। AK सिंह सर को जो मैं देखता हूँ और या लोग देखते हैं तो ये देखते हैं कि एक आदर्शवादी व्यक्तित्व दिखता है आप में और माता पिता के प्रति जो आपका समर्पण है। लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, किसी ने एक प्रश्न भेजा है कि आपका अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग कैसी है? बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उनको अपनी भी कहानी सुना देते हैं कि हम जब थे तो खेलने, सुबह उठने का, 4 बजे उठा के बैठा देने का, चाहे नींद आ रही चाहे झपकी आ रही है, लेकिन किताब लेके बैठने का ये नियम था। जी जी। और 10 बजे 9:30 बजे तक लेट जाना, 10 बजे सो जाने का नियम था। अब उनको बताते हैं कि देखो, अगर उसी समय के हम तुम्हारे पापा होते तो अब तुम कितना कष्ट में होते। तो लेकिन बच्चे भी, मैं समझता हूँ और तुलना करता हूँ तो उस समय मेरा जो IQ लेवल था, जो मेरी समझ थी, जो दुनिया के बारे में मेरा एक्सपोजर था, वो बहुत कम था। आजकल हमारे बच्चे तो इतनी उम्र में ही, जो मैं अभी सीखने की तरफ बढ़ता हूँ, वो सब सीखे बैठे हैं। तो वो मेरे मित्रवत ज़्यादा हैं और मैं समझता हूँ कि उनको हमारे साथ कोई बात शेयर करने में कोई हिचक नहीं होती है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो शायद थोड़ा अपनी माताजी से ज़्यादा फ्री फील करते हैं, लेकिन वैसे मैं कहूँगा कि हम लोग मित्रवत हैं और जब वो समय होता है तो वो हमारे साथ ही बैठ के खेलना चाहते हैं। तो ये लगता है कि हम लोगों में वो अभी वो दुराव नहीं है जैसे पहले होता था। पिताजी के पास बैठकर खेलना, अरे सोच ही नहीं सकते थे। बिल्कुल, वो एक ये बच्चों के साथ तालमेल, मुझे ये भी लगता है कि जो हम नौकरी कर रहे हैं शायद उसी ने समझ दी है कि ऐसे तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। एक आखिरी प्रश्न इस सेगमेंट का ये है कि ये जो जनरेशन है, वर्तमान जनरेशन जो टीनेजर्स हैं या आगे जो अभी और उम्र के अगले पड़ाव पे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती ये कि खुद को प्रमाणित करना है बाहर निकल करके करियर वाइज, और दूसरी चुनौती ये है कि माँ बाप और सारे जो संवेदनशील लोग हैं विशेष रूप से, उनको माता पिता का भी ख्याल रखना है। तो एक व्यूअर ने हमारे ये पूछा है कि इनके लिए, इस जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सामंजस्य कैसे बनाया जाए, जाकि करियर और जो माता पिता के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, इनके बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए? क्योंकि करियर, इस पर मैं पूरा प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ, उसमें एक्चुअली उनका प्रश्न ये था कि भाई टास्क इतनी डिमांडिंग हो गई है, जॉब इतनी डिमांडिंग हो गई है कि 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, घर इतना छोटा है कि 1 BHK 2 BHK बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं। ऐसे में दोनों चीज़ों के बीच में हम परिवार को भी नहीं समय दे पा रहे हैं, नौकरी की चैलेंजेस अपने हैं, तो सामंजस्य कैसे बैठाया जाए? सामंजस्य का मत तो ये है कि हम लोग जो हमारे बच्चे हैं उनको वो दोनों अलग अलग हम लेकर चलें तो और आसानी से हम अपनी बात समझा पाएंगे। एक मेल चाइल्ड है, एक गर्ल चाइल्ड है, दोनों का ये हम अपने उससे लेकर चल रहे हैं, इसलिए शायद आपको थोड़ा अखर रहा होगा। आजकल तो बराबर हैं दोनों, यही सोच चलती है कि हमारे लड़के। लेकिन ये बहुत आवश्यक मुझे लगा कि हमारे समय में लड़कियों को पेरेंट्स का थोड़ा ज़्यादा ही सपोर्ट रहता था, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता था, लेकिन अब इस समय में उतना संभव नहीं है। जी। तो जब वो गर्ल चाइल्ड बाहर चली तो उसको हम लोगों ने ये सब समझाने की कोशिश की कि देखो, हम लोग पढ़ते थे कि लक्ष्मण रेखा कोई चीज़ लक्ष्मण ने बनाई थी सीता जी की, और कहा था इसके बाहर ना निकलना।
अब वो लक्ष्मण रेखा, आप मेरी बेटी हो, जितनी भी बेटियां हैं सबके लिए कहता हूँ कि वो लक्ष्मण रेखा आपको स्वयं बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके अपने जिनको जो हमेशा आपको सलाह देते थे, सही रास्ता बताते थे, प्रोटेक्शन देते थे, वो आपके साथ नहीं होंगे। जी जी। आपको अपने आप बहुत सी चीज़ों का निर्धारण करना पड़ेगा। आपको मित्र भी अपने आप चयन करना पड़ेगा। जो भी मित्र है वो आपके जेंडर का ही है, दूसरे जेंडर का, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वो लक्ष्मण रेखा आपको बता के चलनी होगी कि देखो हमारी और आपके बीच की ये दूरी कायम रहनी है, जिससे आपको कभी गिल्ट फील ना हो कि मुझसे कोई गलती हो गई, माता पिता को कैसे बताएंगे कोई भी बात। मुझे लगता है कि ये समझा कर चलना जरूरी है लड़कियों के लिए, आजकल भी हमारे हर माँ बाप के लिए, कि हम लोग और विश्वास चला कर चलना है। जो बच्चे कहते हैं वो हमें मानना चाहिए, और बच्चों को भी इस तरह से रहना चाहिए कि वो विश्वास कभी टूटने न पाए। ये जो पारदर्शिता है अगर हम बना के रख पाएंगे, जो मेल चाइल्ड है उसको भी ये बात समझानी होती है कि अब आपको भी वो प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला। और ये रेखा आपको भी बना के चलनी है। और जो पहली आपने कहा था ना, देयर इज़ फर्स्ट टाइम, ये जो देयर इज़ फर्स्ट टाइम है ना, इसका महत्व समझना यहाँ पर और आवश्यक है, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वहाँ एक सर्किल आपको बहुत सी चीज़ों की तरफ प्रेरित करता है, जहाँ आपकी अंतरात्मा रोकती है कि हम ये करें कि ना करें। आपकी अंतरात्मा अगर रोकती है तो आपको रोकना चाहिए, लेकिन वो सर्किल कहता है नहीं आगे बढ़ो, ये पहली बार जरा सा, लेकिन अगर आपने वो पहली बार समझौता कर लिया तो फिर वो आपके लिए कष्टकारी जीवन भर के लिए हो जाता है। हाँ, तब एक रास्ता जरूर होता है, उनके लिए भी मैं कहता रहा हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हो आप, कि गलतियाँ हर इंसान से होती। अगर मुझे लगे कि गलती हो गई है तो सुधार के लिए कोई नहीं रोकता है। आप प्रयास करो, सुधर जाओगे और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा ये भी सेगमेंट यहाँ समाप्त होता है। हमारे 3 प्रश्न थे और आपने बहुत उम्दा तरीके से उत्तर दिया। बढ़ते हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है चलते चलते। इस सेगमेंट में हम हमारे जो गेस्ट होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसी पंक्तियां जो दिल के करीब हों। सामान्य तौर पे हम सभी में पढ़ने की टेंडेंसी होती है, कुछ रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ गीत दिल के करीब होते हैं। तो आपसे गुजारिश करेंगे अगर कुछ गुनगुना सकें हमारे दर्शकों के लिए या सुना सकें। मुझे सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, बहुत बहुत अच्छी लगती है, और देखता हूँ कितना उसमें याद है। अभी ये उम्र कहते हैं 60 साल हो जाए तो फिर मुश्किल होती, तो अब शायद मैं उसमें आ गया हूँ अभी। ऐसा मत कहिए आप। तो वो आपको देख के कोई उम्र का अंदाजा लगा ही नहीं सकता है। तो वो नहीं, वो शायद माता पिता की देन हो सकता है कि उसकी वजह से ना लग रहा हो, लेकिन हो तो रहा है। तो वो सोहनलाल द्विवेदी जी की जो कविता है वो बहुत अच्छी लगती है। उसमें कुछ ऐसे है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात है, क्या बात, बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। ये बड़ी प्यारी रचना है और हमको लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस रचना को ना सुना हो, और बहुत प्रेरणादायी है। इसकी एक एक शब्द बहुत प्रेरणादायी हैं।
हम जान रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा कि स्मृति में चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं रह पाती हैं, लेकिन फिर भी चाहे 2 लाइन ही सही, हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि कुछ अगर गुनगुना सके, कुछ भी, कुछ 2 पंक्तियाँ। शायद आप अभी खांसते खांसते मुझे सुन चुके हैं, लेकिन तब भी अगर आपकी वो है कि मैं कुछ सुना सकता हूँ तो ये आपकी समस्या होने वाली है, मेरी नहीं। नहीं, हम उस समस्या को झेलने को तैयार वो- है, लेकिन बिना सुने हम जाने नहीं देंगे आपको। अच्छा। इसमें भी मैं एक निर्गुण है, पता नहीं वो आप लोग जानते हैं कि, और मैं कितना उसको आगे बढ़ा पाऊंगा। जब कभी 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 ये गुनगुनाने का मन करता है कि फूला फूला फिरे जगत में, मन ये कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में, मन ये कैसा नाता रे। मात कहे ये पुत्र हमारा, मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे बिर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। मन कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में, मन ये कैसा नाता रे। बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। आप कह रहे थे कि खांसी और कुछ कुछ तो नहीं आई, इतने उम्दा तरीके से आपने सुनाया। मैं जानता हूँ गलत बहुत, सब रोक बहुत। रहा है, चुप हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे सभी जितना भी निवेदन थे आपने स्वीकारे और बहुत उम्दा बहुत अच्छा तरीके लगा, से पूरी टीम को आपने- हमारा साधुवाद, हमारी बधाई। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। और कभी मैं सुनता था कि इंटरव्यू होता है और ऐसे माहौल बनता है, वैसे कभी इंटरव्यू दूसरी तौर पर तो होते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से शायद मेरा ये पहला अनुभव है। और आपको बधाई कि आपने मुझे सहज रखा इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लगभग हम आखिरी ही पड़ाव पे हैं। एक आखिरी आपके विचार जानना चाहेंगे। हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह, जिसमें हम आपके जीवन के जो किस्से होते हैं उनको कोशिश करते हैं किस तरीके से बाहर लेकर के आए। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट रहा उसके बारे में आपके विचार। बहुत अच्छा है। मैं ये आप इसको इस तरह से भी ले तो बहुत जो मैंने कहा कि एक नया आदमी बैठकर और उसको आपने एकदम सहज कर दिया, और जो भी प्रश्न आपने पूछे उसमें सब कुछ निकालने की कोशिश की आपने, शुरुआत से लेकर के और अंत तक, उसकी पसंद तक आपने उसमें सब चीज़ें समाविष्ट कर रखी हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत वेल थॉट इसके जो सेगमेंट्स हैं वो हैं। और जो भी चीज़ सहजता के साथ हो जाए वो पूरी तरह से मैं समझता हूँ सफल हो गई है। और मुझे तो पूरी सहजता दिखी इसमें, आप में भी और मुझ में भी। आप में तो होनी चाहिए, स्वाभाविक है। आप तो हमारी तरह अक्सर बार जगह जगह ये करते होंगे, लेकिन मुझ में ये रह पाई, ये ये आपकी उपलब्धि है, आपके इस कार्यक्रम की उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से लोगों तक जो आप बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे, वो एक तो ये है कि जो हम जैसे छोटे जो ज़मीन से जुड़कर काम करने वाले लोगों की बात भी लोगों तक पहुँचेगी, वो है। और हमारा अनुभव भी शायद किसी को प्रेरित कर सके, तो इसमें ये सफल रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें कुछ और बहुत ऐड करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए, अपनी जीवन यात्रा को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरी टीम को।